जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे धीर सिंह धाबे की शिक्षा विज्ञान की बुक, और धीर सिंह धाबे की इस बुक में आज हम पहुंच चुके हैं कुछ पेज नंबर कुछ 111 पे। ठीक है, इससे पहले हम 110 पढ़ चुके हैं और उसमें हमने कुछ व्यक्तित्व के बारे में जाना था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पेज नंबर 111। तो पेज नंबर 111 में हमको क्या पढ़ना है, तो यहाँ जानेंगे हम कुछ। तो क्या पढ़ने वाले हैं देखो हम, तो हम इसमें जानेंगे कुछ सामाजिक संज्ञानात्मक का सिद्धांत और कुछ व्यक्तित्व का सावृत्ति सिद्धांत भी जानेंगे, मान का सिद्धांत भी जानेंगे, शारीरिक रचना सिद्धांत भी जानेंगे, संज्ञानात्मक उपागम जानेंगे और व्यक्तिगत अधिगम का सिद्धांत भी जानेंगे, गिलफोर्ड का शीलगुण उपागम भी जानेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम कुछ कुछ सिद्धांतों को जानने वाले हैं यहाँ पर। और ये किसकी सारणी है, ये हमारे केटल की, यानी कि इससे पहले जो हमने केटल महोदय की सारणी, बेसिकली इससे पहले जो हम प्रतिकारक सिद्धांत पढ़े थे ना, तो उस प्रतिकारक सिद्धांत को थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे, यहाँ पे विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद हम अलग अलग सिद्धांतों को पढ़ेंगे। तो वो अलग अलग सिद्धांत कौन कौन से हैं, देखो यहाँ पे हम कौन कौन से सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। एक तो सामाजिक संज्ञान का और एक संज्ञान का। देखो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एक शारीरिक रचना का सिद्धांत है, मतलब सारे ही से ही, वैसे तो एक सौ प्रत्यय का सिद्धांत भी हो जाता है। ठीक, और मांग का सिद्धांत और गिलफोर्ड का शीलगुण का उपागम। तो इस तरीके से हम मान लो S4 सिद्धांत पढ़ने वाले। सामाजिक सिद्धांत है, शारीरिक सिद्धांत है और सौ प्रत्यय का सिद्धांत वगैरह हो जाता है। सामाजिक, शारीरिक, सौ प्रत्यय और शीलगुण हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हम चार तो S4 से देखने वाले हैं और दो कुछ हमारे मांग के हो जाएंगे और एक विशेषक उपागम हो गया, गिलफोर्ड का शीलगुण उपागम। अच्छा, शीलगुण हम पहले ही बोल चुके ना, शीलगुण की जगह संज्ञानात्मक उपागम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम सामाजिक हैं और कुछ अपने स्व अधिगम वगैरह, कुछ सामाजिक हो जाता है, शारीरिक वगैरह हो जाता है। जन स्व करके क्या आता है ना, सौ प्रत्यय, व्यक्तित्व का सावृत्तिक सिद्धांत है ना। तो सौ प्रत्यय सामाजिक, शारीरिक, सौ प्रत्यय है और इसके अलावा कुछ अपने संज्ञानात्मक हो जाता है ना। तो इस तरीके से हम कुछ स से आने वाले यानी S4। इसके अलावा कुछ और सिद्धांत, जैसे कि एक आधा हो जाएगा हमारे गिलफोर्ड का सिद्धांत है और एक और हमारे किसी और का सिद्धांत हो जाएगा, जैसे कि मांग का सिद्धांत हो जाएगा, है ना। तो GM का, मान लो गुड मॉर्निंग का ना, तो GM मांग का है और गिलफोर्ड का शीलगुण का सिद्धांत है और एक और हमारा व्यक्तित्व अधिगम का सिद्धांत है ना। तो वेरी गुड मॉर्निंग समझो ना, तो उसे चीजें थोड़ी सी ध्यान रहेगी। तो इस तरीके से हमको बेसिक बातें पता करनी है, मतलब इन सिद्धांतों के बारे में। अब देख लेते हैं इन सिद्धांतों क्या क्या जानकारी की मैंने, फिर अपन इसके सिद्धांत को, केटल के सिद्धांत को थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। पहले जो यहाँ नए सिद्धांत की बने ना, सामाजिक, शारीरिक, सौ प्रत्यय वगैरह और कुछ संज्ञान वाला, और इसके अलावा मांग का, इसके अलावा शीलगुण का और इसके अलावा व्यक्तित्व का, इन सबको अच्छे से देख लेते हैं, फिर अपन इसको केटल को पढ़ेंगे। तो यहाँ देखना शुरू करते हैं। सामाजिक संज्ञान का सिद्धांत किसने दिया, मतलब हम समाज में सीखते हैं कि किसने कहा, हमारा व्यक्तित्व समाज में होता है, क्योंकि व्यक्तित्व पढ़ रहे ना अपन। सिद्धांत क्या बताते हैं, व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं, व्यक्तित्व के सिद्धांत व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं। तो ये कहते हैं कि सामाजिक, तो लॉर्ड बांडूराव, वाल्टर और मार्टन, ये इसके सहयोगी पुस्तक इन्होंने सामाजिक अधिगम में व्यक्तित्व का विकास, है ना, कि समाज में व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है, इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व निर्माण में अनुकरण व परिणाम का। तो कुल मिला कि ये बांडूराव ने दिया और ये कहते हैं परिणाम को बहुत ज्यादा योगदान होता है हमारे कैरेक्टर को डेवलप करने में। उसके बाद एक सौ प्रत्यय या व्यक्तित्व का सावृत्ति सिद्धांत। सौ प्रत्यय नहीं, सेल्फ कॉन्सेप्ट जिसको अपन कहते हैं, इसका प्रतिपादक कार्ल रॉजर्स है। पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का संप्रतिनिधि। प्रकारशील व्यक्ति को कॉन्सेप्ट किसने दिया, अब ये प्रकारशील व्यक्ति कोई कॉन्सेप्ट होता होगा, इन्होंने कुछ बताया होगा इसका मतलब, है ना। तो बहुत ज्यादा डिटेल्स तो बताया कि क्या है, लेकिन सौ प्रत्यय यानी प्रकारशील व्यक्ति का सिद्धांत कार्ल रॉजर्स ने दिया। एक किताब भी लिखी ना, सामाजिक अधिगम में व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है, ये बांडूराव ने लिखी किताब। अब यहाँ आ जाते अपन मेन जहाँ पढ़े थे कि ये सिद्धांत घटना विज्ञान, सावृत्ति शास्त्र के नियमों पर केंद्रित है और इस सिद्धांत में आत्मन पर विशेष बल दिया जाता है, जो प्रासंगिक क्षेत्र का एक भाग अधिक से अधिक विशिष्ट होता है और आत्मन जाता है। रोजर्स ने व्यक्तित्व की गतिकी की व्याख्या करने के लिए वस्तुवादी प्रवृत्ति प्राणी में सभी क्षमताओं को विकसित करने वाली जन्मजात प्रवृत्ति का प्रयोग किया है। व्यक्तित्व गतिकी की व्याख्या इस रोजर्स में व्यक्तित्व गतिकी की व्याख्या करने के लिए वस्तुवादी जो प्रवृत्ति होती है वो प्राणी में सभी क्षमताओं को विकसित करने वाली जन्मजात प्रवृत्ति का प्रयोग किया गया है। प्रवृत्ति सभी में वस्तुवादी, ये क्या कहना चाह रहे हैं, देखो रोजर्स ने व्यक्तिगत गतिकी की व्याख्या करने के लिए वस्तुवादी प्रवृत्ति प्राणी में सभी क्षमताओं को विकसित करने वाली जन्मजात प्रवृत्ति का प्रयोग किया गया। अच्छा, वस्तुवादी प्रवृत्ति का प्रयोग किया है कुल मिलाकर के इन्होंने। तो रोजर्स जो है ना, ये प्रकारशील व्यक्ति का कॉन्सेप्ट देते हैं और बेसिकली सप्रत्ययवाद का प्रतिपादक भी रोजर्स के द्वारा ही किया गया है। और ये कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं कि वस्तुवादी प्रवृत्ति जन्मजात प्रवृत्तियों का प्रयोग किया गया, मतलब वस्तुवादी प्रवृत्ति प्राणी में सभी क्षमताओं को विकसित करने कि प्राणी में क्षमताओं का विकास कैसे होता है, मतलब एक व्यक्तित्व बहुत ज्यादा अच्छा बनता है वस्तुवादी प्रवृत्ति के कारण बनती है, मतलब वस्तुवादी प्रवृत्ति उसके पीछे जिम्मेदार है। तो ये कुछ इनका मत है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। कभी ऐसा कुछ पूछे ना तो रोजर्स का नाम लेंगे, बस ये पता चला। इनका सिद्धांत है ना, विज्ञान पर आधारित है, शास्त्रीय सावृत्ति के नियमों पर। ठीक है, इनका सिद्धांत बहुत साइंटिफिक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मांग सिद्धांत क्या है, मांग सिद्धांत हेनरी मूरो ने दिया है। मनुष्य का व्यवहार वातावरण
द्वारा उत्पन्न 40 मांगों से परे। मांग सिद्धांत कुछ नहीं, मुरेन यार व्यक्ति 40 मांग करता है वातावरण का व्यवहार, मनुष्य का व्यवहार वातावरण उत्पन्न 40 मांगों से परे। तो मनुष्य कुल मिला के 40 मांगे करता है, मतलब वातावरण में जो 40 वातावरण द्वारा उत्पन्न जो 40 मांगे हैं वो किसी व्यक्ति विशेष को दायर की जाती है। कुल मिला के मुरे ने दिया सिद्धांत मांग का सिद्धांत, और 40 मांगे करता है व्यक्ति, है ना, इतना बताया इन्होंने। शारीरिक रचना सिद्धांत किसने, प्रतिपादक शरीर रचना, इसमें शरीर रचना व्यक्तित्व के संबंध पर। तो ये कहते हैं कि आपका जैसा जिस शरीर का स्ट्रक्चर होता है ना वैसा ही आपका व्यक्तित्व होता है। और संज्ञानात्मक उपागम क्या है, ये किसने दिया, कोट लेविन और केली के व्यक्तित्व सिद्धांत आते हैं इसमें। जैसे कोट लेविन और केली, है ना, कुर्ता और केली, कुछ केले के डिजाइन वाला कुर्ता, मतलब डिजाइनदार कुर्ता, ऐसे ध्यान रखेंगे अपने। संज्ञानवाद बड़ा चूज बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढांड के लाया मैं, है ना। संज्ञान मतलब दिमाग, जिसमें अवधान ध्यान देना, मतलब अवधान चिंतन तर्कना कल्पना, ये सब आते हैं ना, तो बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लाया, इस तरीके से ध्यान रखो। तो अनुसंधान करना है, सब संज्ञान के काम है। तो एक कोट लेविन वगैरह आ जाएंगे, केली वगैरह आ जाएंगे, ये दोनों इसके प्रतिपादक, इन दोनों के सिद्धांत इसके अंतर्गत आते हैं। ये क्या क्या बताता है, इस उपागम इस बात को बोलती है व्यक्ति किन तरीकों से अपने वातावरण में अपने आप को जानता है, प्रत्यक्ष का मूल्यांकन करता है। ये कहते हैं कि व्यक्ति अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है, अपनी पर्सनैलिटी खुद बनाता है, संज्ञानवादी क्या कहना है। और व्यक्ति तो अधिक के वातावरण अपने वातावरण में अपने आप को जानता है और प्रत्यक्षीकरण वो मूल्यांकन करता है, सीखता है, समझ करता है। व्यक्ति किन तरीकों से उपागम कि अपने वातावरण, मतलब व्यक्ति कैसे कोशिश करके अपने वातावरण के साथ अपने व्यक्तित्व को निखारता है ना, ये बात बता दें। व्यक्तित्व अधिगम का सिद्धांत क्या है, व्यक्तित्व अधिगम ये प्रतिपादक डोनाल्ड मिलर, इसमें 4 कारक आते हैं, प्रणोदन, संज्ञाता, अनुक्रियता, प्रणव को महत्वपूर्ण माना है। व्यक्तित्व अधिगम सिद्धांत मतलब यही कहना चाह रहा होगा कि व्यक्तित्व कैसे बनता है, आपके खुद के सीखने के कारण व्यक्तित्व, आप अधिगम करोगे, आप लर्निंग करोगे तो आपका व्यक्तित्व बन जाएगा। तो कौन कहता है, डोनाल्ड मिलर कहते हैं। कुछ डोले शोले, मतलब अपने व्यक्तिगत व्यक्तित्व अधिगम सिद्धांत। व्यक्तित्व अधिगम सिद्धांत कहता है कि आप व्यक्तित्व अधिगम करो, मतलब खुद से पढ़ाई करो, सेल्फ स्टडी करो, खुद से अपने व्यक्तित्व को निखारो, जैसे डोले शोले बनाओ, बाहर से भी अच्छे दिखो। तो डोनाल्ड मिलर ने ये बताया कि अगर हम अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं ना, अपने ऊपर टाइम लगाते हैं, तो हमारे व्यक्तित्व निखर करके आता है। तो इसके 4 कारक बताया उसने, प्रणोदय, संकेत, अनुक्रिया, पुनर्बलन, है ना। तो संकेत मतलब अनुक्रिया करोगे तो आपको क्या मिलेगा, पुनर्बलन मिलेगा। प्रणोद किसको कहते हैं, चालक को कहते हैं, और संकेत किसको कहते हैं, हिंट को कहते हैं। तो कुल मिला के थोड़ा सा देखो, दो तो इजी कहेंगे, हम अनुक्रिया करेंगे तो हमको मोटिवेशन तो मिलेगा, मतलब फीडबैक तो मिलेगा ही सही बदले में। अगर आपने अच्छी अपनी फिटनेस पे ध्यान दिया तो बदले में आपको फीडबैक तो मिलेगा ही सही कि तुम्हारा शरीर भी एकदम मस्कुलर है ना, मतलब सब तारीफ तो करेंगे सही। तो अनुक्रिया पुनर्बलन ध्यान रखो। और बाकी थोड़ा सा इससे हटते हुए 2 पॉइंट है, जिसमें हम प्रणोद कह देते हैं और एक संकेत कह देते हैं, दोनों अलग है, थोड़ी सी एक ही मात्रा से ध्यान रखें। अब देखो गिलफोर्ड का शीलगुण उपागम क्या है। गिलफोर्ड के अनुसार व्यक्ति तो अपने शीलगुणों के कारण अलग होता है। ये यूं कहते हैं कि हर व्यक्ति में अपने अपने कोई ना कोई शीलगुण मौजूद होते हैं, है ना। तो इस वजह से हर व्यक्ति अलग अलग है, क्योंकि हर व्यक्ति में गुण अलग है। तो ये ना कुछ गिलफोर्ड ने 7 शीलगुण रूपात्मकता बताई। इन्होंने बेसिकली 7 तरह के शीलगुण बताए। कैसे, कौन कौन से हो सकते हैं, आकृति, शारीरिक आवश्यकता, अभिरुचि, मनोवृत्ति, अभियोगिता, चित्तवृत्ति और व्यवहारात्मक पहलू, बस के 2 कायिक व अंतिम, प्रथम 2 कायिक व अंतिम 5 व्यवहारात्मक पहलू। तो कुल मिलाकर के इन्होंने कुछ 7 तरीके के शीलगुण बताए कि ये शीलगुण किसी व्यक्ति विशेष में हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, है ना। तो आकार का हो सकता है, शरीर का हो सकता है, क्या क्या बताया, आकृति है, शरीर मतलब बाहर से व्यक्ति अच्छा दिखे, आकृति और शारीरिक रूप से, आवश्यकता मतलब ये है ना उसकी मनोलिंगिक चीजें, मतलब उसके मन को अच्छा बताएगी, उसके अंदर उसके है ना अंतर्मन को बताएगी कि उसका अंतर्मन कैसा है। मतलब वो बहुत ज्यादा है ना चीजों को मतलब यूं समझता है कि मतलब मुझे ये भी हासिल करना है, वो भी हासिल करना है, उसके भीतर बहुत नीड है, मतलब उसको। तो आवश्यकता है, अभिरुचि, मनोवृत्ति, अभियोगिता वगैरह, चित्तवृत्ति, ये सब क्या जाता है, ये अंदरूनी बातें थोड़ी। आवश्यकता, अभिरुचि, मनोवृत्ति, इसको अपन आम ध्यान रखेंगे, और आम कुछ चाम ध्यान रखेंगे। देखिए CAM ध्यान रखेंगे। सी से चित्तवृत्ति आ जाएगा, ए से अपने ए 2-3 बार आ जाएगा, म से अपने मनोवृत्ति, ए से एक बार आवश्यकता हो जाएगा, एक आकृति वगैरह आवश्यकता है, और ए से एक और अभिरुचि और अभियोगिता, है ना। तो इस तरीके से च से हमारा कुछ चित्तवृत्ति हो जाएगा, आवश्यकता है, अभिरुचि वगैरह, और म से हमारा कुछ मनोवृत्ति वगैरह, बाकी तो है ही शरीर आकृति। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ध्यान रखें। पता चल गया ना कि सब अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से व्यक्तित्व को डिफाइन करते हैं और अलग अलग बातें बताते हैं व्यक्तित्व के बारे में, जो भी हमने देखे अभी। सौ प्रत्यय वाले क्या कहते हैं, और ये हमारे शारीरिक वाले क्या कहते हैं, संज्ञान वाले क्या कहते हैं, और एक और ऐसे क्या था हमारे, एक शरीर वाले हैं, एक संज्ञान वाले हैं, एक शारीरिक, एक सौ प्रत्यय वाले हैं, एक सामाजिक वाले भी है ना, समाज का प्रभाव पड़ता है ये सब, और म से मार्ग मूर्य आ जाते हैं, है ना। और इसके अलावा हमारे जो बच जाते वो, और जैसे कि व्यक्तिगत अधिगम है ना, व्यक्ति है, मांग है, किसकी करी थी, गिलफोर्ड। मान लो गिलफोर्ड नामक व्यक्ति ने मांग करी, तो ऐसे ध्यान रखोगे। तो गिलफोर्ड का शीलगुण का सिद्धांत। तो इस तरीके से हमने सब थोड़ा थोड़ा जान लिया ना कि क्या क्या बताते हैं व्यक्तित्व के बारे में, सबके बारे में पता कर लिया। अब थोड़ा सा यहाँ ऊपर देख लेते हैं, फिर अपन बस फिनिश करते हैं कि हमने क्या पढ़ा। देखो केटल ने 16 शीलगुण बताया। वैसे तो हमने पिछली बार याद भी करा था कि थोड़ा सा का ध्यान रखने की आवश्यकता है, अंतर रूप से प्रेरित होना आ जाता है, इसी तरीके जैसे कि कुछ शंकालु करके हैं, गंभीर करके हैं, और स्वयं से प्रेरित करके, ऐसे हमने कुछ थोड़ा बहुत याद रखने की कोशिश भी करी थी, ठीक है। तो जो केटल ने 16 शीलगुण बताया ना, उनको उन्होंने कैटेगरी दी, एक तो सतही कहते हैं अपन, और एक गहन, क्या कौन कौन सी थी, सतही और पहले देखा था हमने इससे पहले
सतही शिलगुण और मूल शिलगुण, ये दो बेसिकली प्रवृत्ति दी गई। तो देखो यहाँ किसने, केटल ने 3 आधार बताया। अब इनको बेस, इनकी बेस, पहले तो इन्होंने ना उन शिलगुणों को 2 भागों में बांट दिया, केंद्रीय और मूल शिलगुण, केंद्रीय शिलगुण और मूल शिलगुण, ठीक है। अब ये उनके आधार भी बताया। तो केटल ने शिलगुणों के 3 आधार बताए, कौन से? गत्यात्मक है, क्षमता है, चित्तवृत्ति वाले। गत्यात्मक व्यक्ति का व्यवहार खास लक्ष्य को प्रेरित जैसे मनोवृत्ति मनोभाव है। और क्षमता में क्या आती है? जो किसी लक्ष्य तक पहुंचाने में हमारी मदद करती है, जैसे बुद्धि हमारी क्षमता है। चित्तवृत्ति क्या हो जाती है? चित्तवृत्ति में क्या आता है? जो किसी लक्ष्य तक पहुंचने के प्रयास में उत्पन्न होती है। चित्तवृत्ति मतलब कि हम जैसे उत्सुक, प्यास लग रही तो हम प्यासे हैं, है ना, तो ये क्या होगी? चित्तवृत्ति होगी। जो किसी लक्ष्य तक पहुंचने के प्रयास में उत्पन्न होती है, लक्ष्य तक पहुंचने के प्रयास में तनाव वगैरह उत्पन्न होता है, तो ये सब। क्षमता क्या होती है? बुद्धि वगैरह। और गत्यात्मकता में क्या आती है? व्यक्ति का प्रेरित लक्ष्य की प्रेरित जैसे मनोवृत्ति है, खास लक्ष्य की प्रेरणा, मतलब गत्यात्मकता मतलब मोटिवेशन, है ना। तो इन शील गुणों के 3 बेसेस है, ये जो गुण है ना, इनके 3 आधार है। एक तो है गति से जुड़ा हो, जो कि प्रेरित वगैरह हो जाएगा, और 2 और कौन से? क्षमता है, चित्तवृत्ति है, इस तरीके से ध्यान रखेंगे। तो इन शील गुणों के 3 आधार है कि ये गुण आपको मोटिवेट करते हैं कि नहीं करते हैं। मतलब जो भी शील गुण होता है, मान लो ये गुण आपको कोई कुछ काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं कि नहीं करते। जैसे आप में गुण है, मान लो कोई XYZ गुण है, तो आप गुणी इंसान हो, तो ये वो गुण आपको किसी काम के लिए मोटिवेट करता है कि नहीं करता है कि ये काम मुझे करना ही करना है। और इस गुण के कारण आप में मतलब आपकी दिमाग का विकास होता है कि नहीं होता है, जैसे बुद्धि मतलब क्षमता वगैरह आ जाएगा। इस गुण के कारण मतलब आप है ना मोटिवेट होती हो कि नहीं होती हो काम अच्छे से करने के लिए। चित्तवृत्ति के कारण, चित्तवृत्ति शील गुण क्या होता है? इसमें क्या होता है? लक्ष्य तक पहुंचने के प्रयास में उत्पन्न होता है। ये लक्ष्य तक मतलब कि आपका ये जो गुण है ना, आपकी जो कैटेगरी है, वो आपको लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करती है कि नहीं करती, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे कि इन गुणों के कितने 3 आधार है, कि ये हमको शार्प माइंडेड बनने में मदद करता है कि करता है। तो ये अपने इसके हो जाएगा कुछ क्या कहेंगे इसको? अच्छा, क्षमता, कि आपके शील गुण में क्षमता है कि नहीं आपको माइंडफुल बना सके हो, तो शील गुण में आपकी क्षमता वगैरह हो जाएगा। और 2 को और कह देंगे अपन कि आपका शील गुण आपको क्षमतावान बना सकता है कि नहीं बना सकता। आपका शील गुण आपकी लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है कि नहीं करता है। आपका शील गुण आपको मोटिवेट करता है कि नहीं करता है। आपका शील गुण आपको मोटिवेट करता है कि नहीं करता है काम करने के लिए, वही काम करने के लिए मोटिवेट करता है कि नहीं करता है। लक्ष्य तक पहुंचने मोटिवेट करता है कि नहीं करता है। आपके शील गुण के कारण आपका दिमागी विकास होता है कि नहीं होता है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे। तो आपके दिमागी विकास होता है कि नहीं होता है, क्षमता वगैरह आ जाएगी इसमें, बुद्धि वगैरह। और लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है कि नहीं करता है, इसमें एक तो आ जाएगा, एक नाम आ जाएगा चित्तवृत्ति शील गुण, एक आ जाएगा गत्यात्मकता शील गुण। और लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है कि नहीं करता है, इसके लिए क्या कहेंगे अपन? चित्तवृत्ति मतलब लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है कि नहीं करता है चित्तवृत्ति। और आपको मोटिवेट करता है कि नहीं करता है, वही लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है कि नहीं करता है, तो उसको चित्तवृत्ति भी कहेंगे, गत्यात्मक भी कहेंगे। और आप में दिमागी क्षमता को विकास करता है कि नहीं करता है, तो इसको क्षमता अभिवृद्धि कहेंगे, क्षमता शील गुण कहेंगे, ठीक है। तो आपके गुण के कितने आधार होते हैं? 3 आधार होते हैं। पहला तो आपकी दिमागी क्षमताओं में वृद्धि करता है कि नहीं करता है, तो क्षमता शील गुण हो जाएगा। आपको लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है कि नहीं करता है, तो ये कुछ अपने लक्ष्य तक पहुंचना ना, तो चित्तवृत्ति भी हो सकता है, और पहुंचना मतलब गत्यात्मक भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसके 3 आधार हो गए। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं कि केटल ने व्यक्तित्व की 16 कारक प्रश्नावली का निर्माण किया। केटल ने सतही शील गुण में प्रसन्नता, परोपकारिता, सत्यनिष्ठा को शामिल किया। देखो सतही में इनकी 3 ही है, प्रसन्न होना और सत्यनिष्ठा और परोपकारी। जो मतलब परोपकार करता है, सच बोलता है, वो व्यक्ति हमेशा खुश रहता है, तो इसे बोले सत्यनिष्ठा या परोपकारी, और है ना, तो इस तरीके बताना। और प्रसन्नता, तो व्यक्ति हमेशा, जो व्यक्ति परोपकार करता है ना वो और सच बोलता है ना, वो हमेशा खुश रहता है। जो व्यक्ति परोपकार करता है, सच बोलता है, अच्छे कामों में लिप्त रहता है, तो खुश रहता है। परोपकार है, सच बोलना है, प्रसन्न, इस तरीके से पता चल गया मोटा मोटी। आप थोड़ा सा इनको पढ़ लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, बस फिनिश करते हैं। ओके, तो इसमें हमने क्या जाना, देखो हम कुछ ABCD से कुछ इन कारकों के नाम ही हैं 16 के, यहाँ देख लेते हैं। कारकों की दो विपरीत ध्रुव होते हैं। उत्साह का एकाकी हो जाता है, अधिक बुद्धिमान का कम बुद्धिमान, स्थिर का कुछ संवेगात्मक हो जाता है, दृढ़ का नम्र हो जाता है, हंसमुख का सौम्य हो जाता है, आध्यात्मिक का सांसारिक हो जाता है, सामाजिक का संकोची, संवेदनशील का निष्ठुर हो जाता है, शंकालु का विश्वास हो जाता है, कल्पना अधिक यथार्थ हो जाता है, व्यवहार कुशल का अपने सामान्य जाता है, चिंतित का आत्मविश्वास जाता है, आधुनिक का रूढ़िवादी जाता है, स्व आधारित का समूह नियंत्रण आ जाएगा, नियंत्रित का अंतर्द्वंदी जाता है, तनावयुक्त का तनावमुक्त आ जाएगा। तो ये 16 शील गुण हमने पहले भी इनको पढ़ा तो नहीं था, पर हल्का हल्का सा यहाँ पे थोड़ा एक दो बार रीड करा था। तो ये क्या है, केटल के 16 शील गुण है, इनके विपरीत वाले। तो केटल के 16 शील गुण हमको याद करने की जरूरत है क्या? केटल के 16 शील गुण को हमको याद करने की जरूरत है क्या? पूछे जा सकते हैं क्या? कभी हो सकता है कभी पूछ ले, तो थोड़ा अपन निगाह डाले थे, ठीक है। उत्साही, बुद्धिमान, स्थिर, दृढ़, हंसमुख, आध्यात्मिक, सामाजिक, है ना, आध्यात्मिक सामाजिक, संवेदनशील, कल्पनावादी, व्यवहार कुशल, चिंतित है, आधुनिक है, स्व आधारित, नियंत्रित है और तनावयुक्त है ना। तो इस तरीके के हो सकते हैं। बुद्धिमान, स्थिर, दृढ़ है और आध्यात्मिक, सामाजिक है, संवेदनशील है और कल्पनावादी है, चिंतित है। तो इस तरीके से केटल में कुछ 16 शील गुणों की संख्या बताएगी, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि अपने को देखने की जरूरत है, बस थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि इनका विपरीत क्या होता है। उत्साही का एक ज्यादा बुद्धि कम, जानते तो जानते अपन, तो अपन केटल की 16 शील गुणों को
कुछ जब मुझे थोड़ा 18 करके याद कर सकते हैं ना, तो हल्का हल्का अपन थोड़ा निगाह डालते कभी पूछ ले तो 6 और 6 12 यहाँ तक देख लेते और उसके बाद बाकी बच्चे 4 देख लेंगे। जैसे कि उत्साही, बुद्धिमान, स्थिर, दृढ़, हंसमुख, है ना। तो UBSDHA, 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 है ना। तो USB और दाह, मान लो आपने USB का दाह संस्कार कर दिया, तो दाह, तो U से क्या उत्साही है, B से बुद्धिमान है, स से शंकालु है क्या, स से स्थिर वगैरह, और D से क्या है, दृढ़ होना, H से हंसमुख होना, A से आध्यात्मिक होना। तो इस तरीके से कुछ छोटे छोटे शब्द भी और बड़े बड़े शब्द भी। उत्साही है, बुद्धिमान है, स्थिर होना है, दृढ़ होना है, हंसमुख होना है, आध्यात्मिक किस्म का होना है। मतलब USB केबल को आपने दाह संस्कार कर दिया, जला दिया मान लो, तो तुम बहुत ज्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ देखो सामाजिक, संवेदनशील, शंकालु, करुणावादी, व्यवहार कुशल और चिंतित। तो यहाँ क्या जाता है S और KVC S3 और KVC है ना, KVC। तो कुक देखो, कुक की स्पेलिंग क्या होती है, इसको भी तो कुक कहेंगे अपने, वो जो अपन SMS लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं ना, ऐसा कुक या ऐसा रसोईया जो एकदम बहुत ही अच्छा खाना बनाता है। सामाजिक, संवेदनशील, शंकालु, तो इस तरीके से ध्यान रखोगे। समाज है, संवेदना भी है, तो शंकालु लोग भी रहते हैं, संवेदनशील लोग भी रहते हैं, तो शंकालु लोग भी रहते हैं। कल्पना है, व्यवहार कुशल है और चिंतित है। लेकिन कल्पना तो बहुत व्यवहार कुशल है, लेकिन थोड़ी सी चिंता में रहती है कल्पना व्यवहार कुशल। थोड़ा सा अटका भर लेना है, ज्यादा नहीं याद करना है इनको, खाली हल्का से देखना है। आधुनिक, स्वाधार, इसको अपन ASNT, तो आंटी से ध्यान रखेंगे, ANT आंटी नहीं चाची, इसको साइलेंट कर दो। तो आधुनिक और स्वाधारित, नियंत्रित और तनाव। आधुनिक लोगों में तनाव बहुत है, क्योंकि उनको ना कंट्रोल में करने की कोशिश, मतलब आधुनिक बच्चे बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनको नियंत्रण में रखने की कोशिश करते हैं माता पिता। और यहाँ से अपन स्वाधारित वगैरह कहते हैं। तो हल्का हल्का देखो, और यहाँ देखो तो उत्साही है, बुद्धिमान है, और कुछ ऐसे हो जाता है, स्थिर वगैरह, दृढ़ वगैरह, और हंसमुख वगैरह, आध्यात्मिक वगैरह। यहाँ पे अपन ऐसे समाज में शंकालु लोग भी है, तो संवेदनशील लोग भी हैं, और कल्पना है ना, वो चिंतित है, और कुछ अपने ना व्यवहार कुशल है। इस तरीके से देखो, व्यवहार कुशल चिंतित है, कल्पना। अब यहाँ देखो, ऐसे अपने आधुनिक है, वो नियंत्रण में लाते हैं, तो लोगों को तनाव हो रहा है, इसमें स्वाधारित। इस तरीके से ध्यान रखें, विपरीत तो हो जाएगा। स्वाधारित का हमारे समूह नियंत्रण, एक बार पढ़ लेते हैं। उत्साही का एकाकी है, बुद्धिमान का बुद्धिमान, स्थिर का दृढ़, नम्र, हंसमुख का सौम्य वगैरह, आध्यात्मिक का सांसारिक, सामाजिक का संकोचित, संवेदनशील का निष्ठुर है, और शंकालु को विश्वास है, कल्पना का यथार्थवादी, और व्यवहारिक का सामान्य, चिंतित का आत्मविश्वास है, आधुनिक का रूढ़िवादी, स्वाधारित का समूह नियंत्रित है, नियंत्रित का अंतर्द्वंदी है, तनावयुक्त का तनाव। तो इस तरीके से मोटा मोटी जान लिया है ना। तो हमने क्या क्या जाना कि हमने देखा कि 16 केटल ने सतही शिलगुण में क्या क्या शामिल करा है, यह बता दिया था। वैसे सतही शिलगुण में, मूल शिलगुण में क्या है, ये क्या है, केटल के जो 16 में इन्होंने 16 कितने बताए, 16 प्रधान गुण बताए, ठीक है। तो हमने ना यहाँ केटल के 16 ही प्रधान गुणों को पढ़ लिया, ठीक है। तो 16 ही प्रधान गुणों को पढ़ लिया। यहाँ हमने सामाजिक के बारे में खाली बांडुरों का नाम लिया था, बस रिवाइज करेंगे फिर खत्म करेंगे। सामाजिक में हमने क्या पढ़ा, बांडुरों का नाम पढ़ा था। 100 प्रत्यय में खाली हमने कार्ल रोजर्स का जिक्र किया, और एक दो बातें पढ़ी कि ये ना एक चीज बताते हैं, क्या बताते हैं वो, प्रकार्यशील व्यक्ति का कॉन्सेप्ट देते हैं कार्ल रोजर्स, बस एक ही बात पढ़ी है ना। और मार्गन का तो कुछ खास है नहीं, शारीरिक का भी कुछ खास है नहीं, संज्ञानात्मक का कुछ खास है नहीं, 2 व्यक्ति ऐसे थे उन्होंने दिया, बस इतना बताया, ठीक है। और व्यक्तित्व अधिगम का भी कुछ खास है नहीं, बस ठीक है। तुमको खास क्या ध्यान रखना है। फिर गिलफोर्ड का भी कुछ खास नहीं है, क्योंकि इन्होंने कुछ शरीर, इन्होंने 5 हिस्से बताए। तो कुल मिला के इन सब में ना एक एक 2 इन्फॉर्मेशन है, कोई खास बात नहीं, कोई भी खास बात नहीं, एक 2 इन्फॉर्मेशन है ना। तो कुछ एक 2 इन्फॉर्मेशन इसमें गिवन है, हल्का सब कुछ खास बात तो बताई नहीं, एक 2 किसी किताब है, तो किसी को कोई प्रतिपादक हो गया, इसके अलावा कोई XYZ थोड़ी जानकारी आ गई। तो इस तरीके से हमने पढ़ा। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, देखो हमको 18 हो गए, तो हमको जस्ट अब नोट डाउन कर लेना कि हमने 111 पेज में क्या पढ़ा। तो जानते हो 111 हमने क्या पढ़ा, कुछ तो हमने सिद्धांत जाने, है ना, जैसे कि हमने केटल, फिर हमने कुछ सिद्धांत जाने और केटल को डिटेल से पढ़ा। इस वजह से केटल को अपन अलग से मेंशन करेंगे। उसके बाद हमने S से आने वाले 3 से 4 सिद्धांत पढ़े, 3-4 घात मान लो इसकी। उसके बाद व्यक्तिक है, फिर मांग करी थी, है ना, किसने, गिलफोर्ड ने। व्यक्तिगत रूप से गिलफोर्ड की ये मांग थी, ऐसे ध्यान रखोगे। ऐसे अपने शारीरिक है, सामाजिक है, और स्वप्रेरित वगैरह हो जाता है ना। तो एक तो सामाजिक, एक शारीरिक वगैरह हो जाता है, और कुछ संज्ञान वगैरह हो जाता है, और स्व प्रत्यय हो जाता है। और एक और थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क रह रहा है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन मार्क वाले को कवर करेंगे। तो क्वेश्चन मार्क वाला अपने सामाजिक हो गया, और स्व प्रत्यय हो गया, और संज्ञान हो गया। शारीरिक हो गया, देखो शारीरिक इस तरफ है, ठीक है, शरीर और दिमाग है, शारीरिक हो गया, दिमाग हो गया, और स्व प्रत्यय हो गया, सामाजिक। अच्छा, सामाजिक सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे सामाजिक है। इस तरीके से हमने इन सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा है। ओके, तो इन सारे कॉन्सेप्ट को हमने अच्छे से पढ़ा है पेज नंबर 111 में। तो अब हम मिलते हैं पेज नंबर 112 के साथ। ओके।